हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे शेड्यूल्स के बारे में। पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, दैट इज द शेड्यूल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे शेड्यूल्स दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वहां से क्वेश्चन आते हैं और आप स्टूडेंट्स को ये सारी चीजें बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। हमारे संविधान में टोटल 12 शेड्यूल्स का विवरण दिया हुआ है और इन 12 शेड्यूल्स को किस तरीके से याद करना है, इसको आज इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि जो हमारे संविधान के 22 भाग हैं उनको किस तरीके से याद रखना है आपको, तो वो सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि जो हमारे शेड्यूल्स हैं वो किस तरीके से दिए हुए हैं और एक किस सीक्वेंस में दिए हुए हैं। तो यहां से आपको हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने मिलता ही मिलता है। तो अगर हम शेड्यूल्स की बात करें तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको पार्ट्स में बताया तो गया है, और एक एडिशनल तरीके से जहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन को जानना आवश्यक है जिसको पार्ट्स में हम नहीं रख सके, उसको शेड्यूल्स के अंदर रखा गया है। जब हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, 1949 को जब हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था, उस टाइम पे हमारे संविधान के अंदर, मूल संविधान में 8 शेड्यूल्स का ही विवरण था। लेकिन आज के समय में, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट है। अमेंडमेंट का मतलब जब भी जरूरत होगी तो हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, और उस बदलाव के चलते आज हमारे संविधान के अंदर 12 शेड्यूल्स दिए हुए हैं। तो शेड्यूल्स को अगर समझना है तो इसको हम समझेंगे एक स्टूडेंट जैसे कि कोई एग्जाम देता है, फॉर्म फिलअप करता है, उस तरीके से ही इसको समझने की कोशिश करेंगे शेड्यूल्स को। तो जैसे कि आप एक एग्जाम देते हो, जब आप फॉर्म फिल करते हो किसी भी एग्जामिनेशन का, अगर एसएससी का आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हो तो आपको जॉब कहां मिलेगी? तो आप इंडिया के अंदर एसएससी को फिल कर रहे हो तो आपको जॉब इंडिया के अंदर मिलेगी। तो इंडिया का हिसाब किताब आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा शेड्यूल 1 है वो बेसिकली हमें बताता है इंडिया के बारे में, कि इंडिया कितना बड़ा है, किस तरीके से है, इसके अंदर कौन सा राज्य कहां है, कौन सा राज्य कितना बड़ा है, उसके बगल में कौन सा राज्य है, उसके पेरिफेरी में, आउटस्कर्ट्स पे और कौन कौन से राज्य हैं। तो ये पूरा का पूरा विवरण जो है वो शेड्यूल्स के अंदर दिया हुआ है। फर्स्ट शेड्यूल में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज का पूरा खाका तैयार करके बताया गया है आपके शेड्यूल 1 में। जैसा कि हमने पढ़ा था, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या बताता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, भारत राज्य संघ और जो उसके क्षेत्र हैं, वो उसी तरीके से यहां पर शेड्यूल में भी और डिटेल्स के अंदर और ज्यादा बारीकियों से बताया गया है आपकी शेड्यूल 1 में इंडिया के बारे में। इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, वो सब कुछ यहां पे बताया हुआ है। तो आप जैसे कि अगर कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आपको जॉब जैसे इंडिया में ही मिलेगी, तो आपको पूरा इंडिया का हिसाब किताब पता होना चाहिए। फॉर्म फिल करने के बाद आप क्या करते हैं? फॉर्म फिल करने के बाद आप उसमें नहीं, फॉर्म जब आता है तो उसमें आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं? आप चेक करते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा शेड्यूल 2 है, जो हमारा शेड्यूल 2 है वो भी हमें यही बताता है कि वो लोग जो संवैधानिक पदों पर हैं, वो लोग जो संवैधानिक पदों पर हैं तो उनको सैलरी कितनी मिलेगी। इस पूरे स्लाइड पे बस आपको एक वर्ड देखना है, सैलरी। सैलरी का मतलब जो लोग भी संवैधानिक पदों पर हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं, तो उनके कार्य के लिए कितना पैसा बताया गया है। तो उसी चीज का विवरण, सैलरीज का विवरण जो है वो दिया गया है आपके शेड्यूल 2 के अंदर। जो संवैधानिक पद होता है, जैसे कि राष्ट्रपति का, किसी भी राज्य के गवर्नर का, स्पीकर और जो डेप्यूटी स्पीकर होता है आपके लोकसभा के अंदर, जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है आपके राज्यसभा के अंदर, अटॉर्नी जनरल की बात कर लें हम, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी बात कर लें, तो इस तरीके से जो भी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं, तो उन पदों पर अगर कोई कार्यरत होगा तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी, ये बताया गया है आपका शेड्यूल 2 के अंदर। तो शेड्यूल 1 जो है वो बताता है भारत कितना बड़ा है। शेड्यूल 1 जो है वो बताता है कि भारत कितना बड़ा है और भारत के अंदर कौन सा राज्य कहां पर है,
किस तरीके से है, उसकी अवस्थिति क्या है, यह बताया गया है आपका शेड्यूल 1 के अंदर। शेड्यूल 2 के अंदर बताया गया है कि वो लोग जो भी संवैधानिक पदों पर कार्यरत हैं तो उनको किस तरीके से वेतन और भत्ता दिया जाएगा। शेड्यूल 3 की बात करें हम, तो जैसे कि आप अगर कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आपको सबसे पहले यह पता चलता है कि आपको जॉब जो है इंडिया में मिलेगा। तो आपने पूरा इंडिया का मैप देख लिया कि कहां पर आपको जॉब मिल सकता है। सेकंड, आप उस फॉर्म में यह चेक करते हैं कि आपको कितनी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। थर्ड नंबर पे जब आप एग्जाम दे लेते हैं, आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, जब आपकी ज्वाइनिंग होने वाली होती है तो उससे पहले आपको शपथ दिलाया जाता है, आप अपना कार्य जो है निष्ठापूर्वक करेंगे, इस चीज की शपथ दिलाई जाती है। तो जो शेड्यूल 3 है इसमें भी आपको बस एक वर्ड याद रखना है, ओथ एंड एफर्मेशंस। ओथ एंड एफर्मेशंस। ओथ का मतलब होता है शपथ लेना। तो वो लोग जो संवैधानिक पदों पर कार्यरत होने वाले हैं, जो ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनको शपथ मतलब जो भी उनका काम है उसको शुरू करने से पहले उनको शपथ दिलाई जाती है। तो जो भी आस्तिक लोग हैं, जो भगवान पर आस्था रखते हैं, उनको तो शपथ दिलाई जाएगी, और जो भी नास्तिक लोग हैं उनसे एश्योरिटी ली जाएगी, उनसे एफर्म कराया जाएगा कि वो लोग जो हैं वो कार्य को निष्ठापूर्वक करेंगे, अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहेंगे और कभी भी कोई बेईमानी नहीं करेंगे। तो इस शेड्यूल 3 के अंदर यही बताया गया है कि जो भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं, जो भी इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं पार्लियामेंट का, फिर उसके बाद जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो ये लोग जब काम को ज्वाइन करने से पहले उनको एक शपथ दिलाया जाता है, वो बताया गया है शेड्यूल 3 के अंदर। तो शेड्यूल 1 आपको ध्यान में है कि इंडिया और उसके सारे के सारे राज्यों का विवरण दिया गया है, भारत और उसके राज्य क्षेत्र शेड्यूल 1। फिर उसके बाद किस पद पे या किस पद के लिए कितनी सैलरी निर्धारित की जाएगी वो दिया गया है शेड्यूल 2 के अंदर। शेड्यूल 3 जो है हमारे संविधान का, इसमें बताया गया है कि आप अपने पद को ज्वाइन करने से पहले शपथ लेंगे। तो वो जो शपथ का हिसाब किताब है वो दिया गया है आपका शेड्यूल 3 में। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट भी संवैधानिक पद है, लेकिन इसके शपथ का विवरण जो है वो शेड्यूल 3 में नहीं है, वो दिया है आर्टिकल 60 के अंदर। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति को छोड़ करके जो भी मुख्य पद है उनका जो वेतन है उसका हिसाब किताब यहां पर दिया गया है शेड्यूल 3 के अंदर। शेड्यूल 4। अब जैसे कि भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत के अंदर जैसे कि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के लिए भारत के हर राज्य का निर्वाचन होना चाहिए आपके संसद के अंदर। कहने का मतलब यह है कि भारत के हर प्रांत से, भारत के हर कोने से लोगों का नॉमिनेशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए संसद के अंदर। तो लोकसभा के अंदर तो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं जहां पे जनता अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुन करके भेजती है। लेकिन राज्यसभा के अंदर जो नॉमिनेशंस होते हैं, किस राज्य से कितने लोग क्या राज्यसभा के अंदर जाएंगे, उसका ब्यौरा जो दिया हुआ है वो शेड्यूल 4 में दिया हुआ है। तो फिर से देखते हैं इसको। शेड्यूल 4 के अंदर जैसे कि भारत के अंदर 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो किस राज्य से कितने लोग राज्यसभा में जाएंगे यह बताया गया है आपका शेड्यूल 4 के अंदर। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की आबादी क्या है, ज्यादा है। राजस्थान की आबादी क्या है, कम है उत्तर प्रदेश से। तो कहने का मतलब राज्यसभा के अंदर जो आबादी के हिसाब से जहां पर आबादी ज्यादा होगी वहां से ज्यादा लोगों को भेजा जाएगा, जहां पे कम लोग हैं वहां पर, जहां पे आबादी कम है वहां से कम लोगों को भेजा जाएगा। कहां, राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर जो टोटल सीटें हैं वो कितनी है, 250। और मैक्सिमम जो हिसाब किताब है राज्यसभा का वो किसका है, आपका उत्तर प्रदेश का 31 लोगों का नॉमिनेशन होता है राज्यसभा के अंदर। तो अलग अलग राज्यों का नॉमिनेशन है राज्यसभा के अंदर, तो किस राज्य का नॉमिनेशन किस तरीके से है यह बताया गया है आपका शेड्यूल 4 के अंदर। अब जो नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा शेड्यूल 5।
शेड्यूल 5 के अंदर यहां पर ध्यान दिया गया है कि जो ट्राइबल लोग हैं भारत के अंदर, जो ट्राइबल लोग हैं, हम लोगों ने डिस्कशन किया था पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बताया गया था कि ट्राइबल लोगों के ऊपर शासन किस तरीके से किया जाएगा। पार्ट 10 में यह बताया गया था कि ट्राइबल लोगों के ऊपर शासन किस तरीके से किया गया है। तो यहां शेड्यूल 5 के अंदर और ज्यादा डिटेल में बताया गया है कि भारत के अंदर जितने भी ट्राइबल लोग हैं, एसटी पॉपुलेशन या एससी पॉपुलेशन है, उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, उनके ऊपर शासन किस तरीके से किया जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो ट्राइबल एरियाज हैं, इसमें भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, वो इंक्लूडेड नहीं है। जो नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके बाकी इंडिया में जितने राज्य हैं उसके अंदर जो ट्राइबल लोग हैं उसका शासन किस तरीके से होगा, यह बताया गया है आपका शेड्यूल 5 के अंदर। शेड्यूल 6 की बात करें तो यहां पर आपको याद रखना है AMTM का मतलब होता है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम ये वो राज्य हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के वो स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल को छोड़ दीजिए तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करते हैं, उन राज्यों के अंदर जो ट्राइबल लोग हैं उनके ऊपर किस तरीके से शासन किया जाएगा, यह बताया गया है आपका 6th शेड्यूल के अंदर। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो शेड्यूल 1 है वहां पे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। शेड्यूल 2 के अंदर क्या बताया गया है? शेड्यूल 2 के अंदर बताया गया है सैलरीज का हिसाब किताब कि किसको कितनी सैलरी दी जाएगी। शेड्यूल 3 के अंदर बताया गया है ओथ एंड अफर्मेशंस। शेड्यूल 4 के अंदर बताया गया है कि राज्यसभा के अंदर किस तरीके से, किस राज्य से कितने लोग जाएंगे। और फिर शेड्यूल 5 के अंदर बताया गया है कि अगर नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों को छोड़ दिया जाए, AMTM को छोड़ दिया जाए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ दिया जाए, तो भारत के अंदर जितना भी ट्राइबल बहुल्य इलाका है वहां पर किस तरीके से शासन किया जाएगा उसका हिसाब किताब बताया गया है शेड्यूल 5 के अंदर। और शेड्यूल 6 के अंदर बताया गया है AMTM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, मणिपुर से कंफ्यूज नहीं होना है। मणिपुर आप कैसे ध्यान रखेंगे कि मणिपुर जो है बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो मणिपुर इसमें नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। बात करते हैं हम 7th शेड्यूल की। तो 7th शेड्यूल जो है हमारा संविधान का, यहां पर पावर को डिस्कस किया गया है। जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में वहां पर बताया गया था कि शक्तियों का विभाजन किया जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच में। तो भारत के अंदर वही हिसाब किताब भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही उठाया गया और केंद्र के पास कितनी शक्ति होगी, राज्य के पास कितनी शक्ति होगी, इसको बिल्कुल पृथककरण कर दिया गया था। इसको अलग अलग करके बताया गया है कि भारत के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य हैं वो केंद्र द्वारा किए जाएंगे, उससे कम इंपॉर्टेंस वाले काम जो है वो राज्य के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और जो सबसे कम महत्वपूर्ण कार्य हैं उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास होगा, केंद्र और राज्यों के बीच में, राज्य दोनों के पास होगा। और उन कार्यों को रखा गया है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि इसको हमने लिया है, बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है डिवीजन ऑफ पावर के बारे में, शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताता है। और यहां पर बताया गया है कि केंद्र की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची का हिसाब किताब है। और आप इसको बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं, आज के समय में केंद्र की सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। पहले कितने थे? 97। अभी राज्य के अंदर कितने विषय हैं? 61। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। और पहले कितने थे? 66। कॉन्करेंट लिस्ट में अभी कितने हैं? 47। पहले कितने थे? 52। तो ये 3 सूचियों का हिसाब किताब, शक्तियों के बंटवारे का हिसाब किताब शेड्यूल 7 में रखा गया है। आप इसको बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं शेड्यूल 8 की।
शेड्यूल 8 जो है ये लैंग्वेजेस को डील करता है। भारत के अंदर बहुत ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ पे भांति भांति के लोग हैं, बहुत ही वास्ट डाइवर्सिटी है। तो कहने का मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, तकरीबन 550 भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पर भारत के अंदर। और लेकिन आधिकारिक भाषाओं का दर्जा जो है वो सिर्फ और सिर्फ 22 भाषाओं को मिला हुआ है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का ब्यौरा मिला हुआ है। तो आपसे परीक्षा में पूछ लेते हैं कि कौन सी भाषा जो है शेड्यूल 8 के अंदर है या नहीं है। बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, जैसे व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसमें भी यही रहता है कि अगर आप कुछ लिखते हैं बढ़िया और इन्हीं 8वीं अनुसूची के अंदर जो भाषाएं हैं इनसे रिलेटेड अगर आप कुछ लिखते हैं तो आपको वो अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो ये जो 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का विवरण है ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। जब संविधान बना था तो इसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाओं का विवरण था जब संविधान का निर्माण हुआ था 26 जनवरी 1949 के दिन। बाद में संविधान संशोधन के थ्रू इसमें क्या किया गया है, ऐड किए गए हैं भाषाएं, और अभी कितनी भाषाएं हैं? 22। इन भाषाओं की बात करें तो हम इसको अल्फाबेटिकली देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं असमिया भाषा जो है ये कहां बोली जाती है? असम में। असमिया भाषा असम में बोली जाती है। बंगाली कहां बोली जाती है? तो बंगाल में बोली जाती है। डोगरी, ये आपको ध्यान रखना होगा, डोगरी जो भाषा है ये आपकी पहाड़ी भाषा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर बोली जाती है डोगरी भाषा। तो आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा। गुजराती आसान है, ये गुजरात के अंदर। हिंदी जो है उत्तर भारत के अंदर जो उत्तर भारतीय लोग हैं वो हिंदी का प्रयोग करते हैं या हिंदी से मिलता डायलेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कन्नड़ जो भाषा है ये कर्नाटक की भाषा है। कश्मीरी नाम से क्लियर हो रहा है ये कश्मीर की भाषा है। कोंकणी जो भाषा है ये गोवा के अंदर बोली जाती है, गोवा के अंदर बोली जाती है कोंकणी। मैथिली, ये आपको ध्यान रखना होगा, मैथिली जो भाषा है ये बिहार की भाषा है। मैथिली कहां की भाषा है? बिहार की भाषा है। मैथिल प्रदेश है, मैथिल क्षेत्र है, आपका कोसी नदी के आसपास का जो रीजन है वहां पे मैथिली भाषा बोली जाती है बिहार के अंदर। मैथिली के बाद जो अगली भाषा है वो है मलयालम। मलयालम जो भाषा है ये केरला की है। मलयालम कहां बोली जाती है? तो केरला में बोली जाती है। मणिपुरी जो भाषा है ये मणिपुर के अंदर बोली जाती है। यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ की ट्राइब्स हैं, वो मणिपुरी भाषा बोलते हैं। मैती यहाँ की जनजाति है, कुकी यहाँ की जनजाति है जो कि इसको इस्तेमाल करते होंगे। मणिपुरी। मराठी नाम से क्लियर हो रहा है कि ये मराठा क्षेत्र मतलब महाराष्ट्र के अंदर बोली जाती है। नेपाली भारत में कहां बोली जाती है? नेपाली जो है भारत के अंदर वो रीजन क्या बोल सकते हैं आपका सिक्किम में और पश्चिम बंगाल का जो रीजन जो सिक्किम से टच होता है वहां पर आपकी नेपाली भाषा बोली जाती है। तो नेपाली जो भाषा है ये बोली जाती है भारत के अंदर। उड़िया जो है ये क्या बोल सकते हैं उड़ीसा के अंदर बोली जाती है। उड़िया भाषा जो है ये उड़ीसा के अंदर बोली जाती है। पंजाबी नाम से क्लियर है, ये सभी को पता है पंजाब। संस्कृत कहां बोली जाती है? पहली चीज तो ये है कि ये संस्कृत जो है ये साउथ इंडिया के कई सारे गांव हैं जहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटका हो गया। यहाँ पर कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर संस्कृत भाषा बोली जाती है कंप्लीटली। वहां के जितने भी डायलेक्ट है, जितने भी लोग हैं, सभी संस्कृत में बात करते हैं। जो भी रिलीजन के लोग हैं वो सभी संस्कृत को ही यूज करते हैं। अगली भाषा जो है यह है संथाली भाषा कहां बोली जाती है? तो इस संथाल एक जनजाति है जो कि आपके झारखंड में पाई जाती है। वहां पर एक संभाग है संथाल संभाग, तो संथाली लोग वहां पर या संथाली भाषा बोलते हैं झारखंड के अंदर। सिंधी एक प्रांत है, सिंध एक प्रांत है आपका पाकिस्तान के अंदर, और वहां पे जो लोग हैं सिंधी लोग वो इंडिया के अंदर भी हैं और सिंधी लोग हर जगह हैं। तो सिंधी भाषा ये जैसे लाल कृष्ण आडवाणी हो गए तो ये सिंधी भाषा बोली जाती है भारत के अंदर। तमिल जो है ये तमिलनाडु की भाषा है। तेलुगु जो है ये आंध्र प्रदेश की भाषा है। उर्दू जो है भारत के अंदर जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की ये सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। बिहार की ये सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी के बाद।
तो उर्दू को भी बोलने वाले काफी लोग हैं। उर्दू बोली जाती है इंडिया के अंदर, तकरीबन 5% जो पॉपुलेशन है वो उर्दू का इस्तेमाल करती है। यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी भाषा है या नहीं है इस 8वें शेड्यूल में, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि किस संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो 14 भाषाएं तो मूल संविधान में थी, जो भाषा जोड़ी गई पहली बार वो है सिंधी। जो पहली भाषा जोड़ी गई वो कौन सी भाषा है? सिंधी। और ये 21वां संविधान संशोधन 1967, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी और इसको कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। अगली जो भाषा है, जैसे यहां पर इंडिया में बहुत सारे नेपाली लोग आते हैं, जॉब करते हैं। इंडिया में बहुत सारे नेपाली लोग आते हैं और जॉब करते हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि नेपाली को मनी दो, नेपाली को मनी दे दो, पैसे दे दो। तो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, नेपाली भाषा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। नेपाल के आसपास का जो सेक्शन है, जो कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल में नेपाली भाषा बोली जाती है, उत्तराखंड में भी चलती है। फिर उसके बाद ये कोंकणी, कोंकणी गोवा में चलती है। कोंकणी भाषा जो है, ये कोंकण कोस्ट जो है इंडिया का जो कोंकण कोस्ट है, ये वाला जो कोस्ट है, कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र और गोवा वाला, यहां पर कोंकणी भाषा बोली जाती है। और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया है 71वें संविधान संशोधन 1992। और मणिपुरी जो भाषा है, इसको भी जोड़ा गया है किसमें? 71वें संविधान संशोधन 1992। तो ये 15वीं भाषा, ये 16वीं, 17वीं, 18वीं, 18 भाषाएं हो गई आपकी 1992 तक। अब आप ये 71 को 71 में जोड़ दीजिए, 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जोड़ दीजिए 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो वो क्या आ जाएगा? 92 आ जाएगा। 21 + 71 क्या हो जाएगा? 92। और 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, और यहां पर 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो यहां पर आप एक निमोनिक्स याद कर सकते हैं, MS धोनी, MSD, MS धोनी, और उससे पहले लगा दीजिए BMS धोनी। तो M से हो गया मैथिली, S से हो गया संथाली, और ये दोनों निमोनिक्स MS धोनी पे सेट इसलिए हो रहा है कि MS धोनी कहां से? झारखंड और बिहार। तो बिहार की भाषा है आपकी मैथिली, और संथाली कहां की भाषा है? झारखंड की। डोगरी के बारे में हमने डिस्कशन किया था। डोगरी जो है ये हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्रों में ये बोली जाती है डोगरी। और बोडो जो है ये बोडोलैंड की भाषा है, जो कि असम में आता है। तो असम से 2 भाषाएं, एक तो हो गई बोडो और एक हो गई असामी। तो यहां से बिल्कुल ये 14 भाषाएं पहले थी, 22 भाषाएं अभी हैं। सिंधी को जोड़ा गया 15वीं भाषा के तौर पे 21वां संविधान संशोधन। फिर उसके बाद नेपाली को मनी दे दो, तो ये हो गया आपका 71वां संविधान संशोधन 1992। और फिर MS धोनी, BMS धोनी अगर याद कर लेंगे तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये भाषाएं जो है ये जोड़ी गई हैं 71 + 21 मतलब 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर। अगली जो भाषा है या फिर अगला जो शेड्यूल है, ये मैप आप देख सकते हैं, यहां पर भारत के अंदर जो भाषाएं हैं उसका हिसाब किताब यहां पे बताया गया। जैसे कश्मीरी हो गया, पंजाबी हो गया, हिंदी, नेपाली, असमी, फिर उसके बाद मणिपुरी, फिर उसके बाद बंगाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, कोंकणी, मराठी, गुजराती। तो इस तरीके से भाषाओं का हिसाब किताब दिया हुआ है। यहां इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये बिहार का मैप है। बिहार का जो ये वाला सेक्शन है, बिहार का जो ये सेक्शन है येलो वाला, यहां पे कौन सी भाषा बोल रहे हैं? मैथिली, मैथिली भाषा बोली जाती है। और यहां ये जो बिहार के नीचे वाला सेक्शन है, ये जो झारखंड का सेक्शन है, यहां पर आपकी चलती है संथाली भाषा बोली जाती है। तो मैथिली और संथाली दोनों को एक साथ ही जोड़ा गया था, तो यहां पे आप मैप से समझ सकते हैं। हाँ, ये देखिए इस मैप के अंदर ये मैथिली हो गया, और ये जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, ये क्या है? संथाल। ये क्या है? संथाल। तो यहां पे संथाली भाषा चलती है, तो मैथिली और संथाली। अगला जो शेड्यूल है 9th कॉन्स्टिट्यूशनल
क्या बोलते हैं 9th शेड्यूल जो है इसको जोड़ा गया था। भारत का जो पहला ही संविधान संशोधन हुआ था 1951 के अंदर, पहला ही संविधान संशोधन जो था वो था 9th शेड्यूल। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारी जो सरकार थी कांग्रेस की या फिर जो हमारे देश की सरकार थी, वहां पर हमारा जो फंडामेंटल राइट्स था वो क्या था? फंडामेंटल राइट्स में एक पॉइंट था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको हटा दिया गया है 1978 के अंदर। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत उसको हटा दिया गया है। तो पहले ये एक क्या बोल सकते हैं अधिकार के तौर पे था, और सरकार जो थी वो कोशिश कर रही थी कि जो भी बिना जमीन के लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, उनको जमीन दी जाए सरकार के तहत या सरकार के द्वारा। तो ये जमीन कैसे दे सकते थे? जमीन दे सकते थे जिनके पास एक्सेस जमीन है वहां से जमीन लेकर के जो गरीब है उसको जमीन देते। लेकिन हमारा ही फंडामेंटल राइट जो है हमको कहता है कि हमारे प्रॉपर्टी से हमको कोई बेदखल नहीं कर सकता है। तो ये सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती हो चुकी थी। तो उसके लिए एक शेड्यूल बनाया और उस शेड्यूल के अंदर एक प्रोविजन रखा गया जिसको जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर रखा गया। समझने वाली बात यह है कि शेड्यूल 9 के अंदर जो भी मुद्दा होगा उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट उसमें आकर के इंटरवीन नहीं करेगी। और इस एक्ट को या इस शेड्यूल को, 9th शेड्यूल को भूमि सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि इसमें जमीन से लेकर के प्रॉपर्टी को लेकर के कई सारे सुधार किए गए थे, और मेन चीज ये है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी परव्यू नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई भी जांच नहीं करेगी। जुडिशियल रिव्यू जो कि आर्टिकल नंबर 13 में बोला गया है कि हमारे सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा कुछ भी कानून अगर बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करेगी, सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगी कि जो भी फैसला लिया गया है संसद के द्वारा क्या वो संवैधानिक है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के जांच से उसको बाहर रखा गया था और 9th शेड्यूल में उसको ऐड किया गया था भूमि सुधार अधिनियम, और इसको बोलते हैं क्या? लैंड रिफॉर्म एंड एक्विजिशन, लैंड रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं 10th शेड्यूल के बारे में। 10वां संविधान संशोधन, ये 10वां शेड्यूल जो है, 10वां शेड्यूल जो है इसको जोड़ा गया था, इसको तो जोड़ा गया था, 9वें को जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जोड़ा गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1951 में पहला संविधान संशोधन हो गया, पार्ट 20 के तहत, आर्टिकल नंबर 368 के तहत। 10th शेड्यूल जो है ये बोलता है एंटी डिफेक्शन की बात करता है, एंटी डिफेक्शन की बात करता है, और इसको जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1986। 52वां संविधान संशोधन 1986 के तहत इसको जोड़ा गया था। यहां पर यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी के अंदर है तो वो उस पार्टी को कैसे छोड़ सकता है या फिर उस व्यक्ति को पार्टी से कैसे निकाला जा सकता है, कोई व्यक्ति एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को कैसे ज्वाइन कर सकता है, कोई दूसरी पार्टी किसी नए व्यक्ति को कैसे अपने पार्टी में ज्वाइन करा सकती है, ये सारा हिसाब किताब जो है बताया गया है ये आपके 10th शेड्यूल के अंदर। आया राम गया राम, कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो किसी पद पर चुना गया, जैसे लोकसभा का मेंबर चुना गया किसी पार्टी के थ्रू, पार्टी एक्स के कैंडिडेट के तौर पे वो सेलेक्ट होता है और वो इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी वाई को ज्वाइन कर लेता है, तो क्या वो उस पद पे रहेगा या फिर वो जो मंत्री चुना गया था तो क्या उसका कैंडिडेचर रहेगा? तो उसका कैंडिडेचर नहीं रहेगा, कहने का मतलब उसका पद नहीं रहेगा, क्योंकि वो जनता के लिए क्या है? धोखा। तो ये ही बातें बताई गई हैं आपकी 10th शेड्यूल के अंदर कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके से एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा सकता है या फिर उसको एडमिट किया जा सकता है दूसरे पार्टी के अंदर। और 11th शेड्यूल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसको बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। तो गांधी जी की जो विचार थी, गांधी जी का जो विचार था कि जो हमारे गांव होने चाहिए वो काफी मजबूत होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, समृद्ध होने चाहिए।
तो कहने का मतलब उस समृद्धि को देने के लिए गांवों को क्या देनी पड़ेगी, आपको शक्ति देनी पड़ेगी, पावर्स को और निचले स्तर पर ले जाना होगा, लोकल जो गवर्नमेंट है उसको शक्ति देनी होगी। तो यहां पर जो हमारे डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 40 में गांधी जी के जो विचार हैं कि जो गांव है उनको या फिर पंचायतों को शक्ति मिलनी चाहिए, तो उसी को दिया गया है आपका पंचायती राज, दैट इज द रूरल लोकल गवर्नमेंट, जो कि आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के आर्टिकल नंबर 243 में बताया गया है। तो पंचायतें तो हमारे देश में पहले से हुआ करती थी, और समस्या ये थी कि उन पंचायतों के पास शक्तियां नहीं थी, उनको एक संवैधानिक क्या बोलते हैं ढांचा नहीं दिया गया था। कहने का मतलब पहले हमारे गांव में सरपंच तो हुआ करते थे, लेकिन उनके पास इतनी शक्ति नहीं होती थी कि वो गांव में सड़क बनवा सकें, उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो गांव में कुआं खुदवा सकें, लोगों की जरूरत को देखते हुए वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, बस वो एक जो पद था वो वंशानुगत चला आ रहा था। लेकिन आज के समय में जब से ये संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ है, और 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक ढांचा दे दिया गया है। 24 अप्रैल पंचायत डे मनाते हैं हम। तो पंचायतों के पास कितनी शक्ति होगी ये बता दिया गया है। उनका इलेक्शन कैसे होगा, तो राज्य इलेक्शन कमीशन का गठन कराया जाता है आर्टिकल 243 के तहत, और वो राज्य इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। हर 5 साल के बाद ग्राम सभा का गठन कराया जाता है, कौन कौन वोटर होंगे किस तरीके से, तो हर कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से सुदृढ़ तरीके से क्लियर करके रखा गया है। यहाँ पे बताया गया है कि पंचायतें किस तरीके से काम करेंगी। ठीक है, तो ये 11th शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है, और ठीक उसी तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे कि आपके गांव में है, उसी तरीके से शहरों में भी होती है, जैसे नगर निगम होता है। तो इसको रखा गया है 12th शेड्यूल के अंदर, और ये 74वां संविधान संशोधन था। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 और ये 74वां संविधान संशोधन 1992, और इसके तहत म्यूनिसिपैलिटीज की शक्तियों को बिल्कुल डिमार्क किया गया है, बताया गया है किस तरीके से वो काम करेंगी और उनके पास क्या अथॉरिटीज हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।